हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। नहीं पापा जी नहीं, आपने गलत चाल चली है, ये तो चीटिंग है। गुलाम घोड़े की चाल नहीं चल सकता। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, जबकि पापा जी अपनी चाल पर अड़े हुए थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हो गया बेटा, चाल तो चाल है, घोड़ा चले या गुलाम। दूर खड़े प्रवीण अंकल पास आते हुए बोले, सही बात है अनुराग, अब लाडली को हराना है तो कुछ हथकंडे तो अपनाने ही होंगे, वरना वह कहाँ जीतने देगी आपको। आप दोनों झगड़ते खूब हो, पर यह भी जानता हूँ कि आप प्यार भी उससे बहुत करते हो। क्या करूँ प्रवीण, यही तो एक है जो बिल्कुल मेरे जैसी है, मुझे समझती भी है और मेरे साथ मस्ती भी कर लेती है, वरना तो आजकल के बच्चों के पास बुजुर्गों के लिए समय ही कहाँ है। यह लीजिए पापा जी, बचाइए अपना राजा। मैं खुशी से तालियां बजाती हुई बोली। फिर सहसा ही मुझे ख्याल आया कि पापा जी और प्रवीण अंकल को चाय देने का समय हो गया है। पापा जी चाय बना लाती हूँ, मैं उठते हुए उनसे बोली। पापा जी प्रवीण अंकल से फिर से मेरी तारीफ करने लगे। वाकई मैं और पापा जी बिल्कुल एक से हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारी सोच या कहिए पूरा व्यक्तित्व ही एक सा है। पापा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जहाँ मैं उनके साथ मस्ती करती हूँ, तरह तरह के गेम्स खेलती हूँ, तो वहीं हम गंभीर विषयों पर चर्चा भी करते हैं। वे मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मेरी केयर करते हैं। वैसे मैं बता दूं, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे गोद लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वे मेरे पापा कैसे हुए। दरअसल वो पापा जी मैं अपने ससुर को कहती हूँ, वे भी मुझे बेटी से कम नहीं समझते। बहू और ससुर का हमारा रिश्ता बाप बेटी के रिश्ते सा मधुर और खूबसूरत है। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो असमंजस में थी कि इस नए घर में एडजस्ट कैसे कर पाऊंगी। तब जेठ जेठानी ऊपर के फ्लोर पर रहते और देवर व सास ससुर हमारे साथ थे। जेठ जेठानी कुछ माह बाद ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। सासू माँ का स्वभाव थोड़ा अलग था। वे अपने रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों, पूजा पाठ वगैरह में ही लगी रहती थी। पति और बच्चों के लिए वक्त नहीं था उनके पास। देवर पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते, तो मेरे पति यानी कुणाल भी ऑफिस के कामों में ओवर बिजी थे। मेरे पति स्वभाव से अपनी माँ की तरह ही रूखे थे। रह गए मैं और पापा जी। पापा जी अब रिटायर हो चुके थे। सासू माँ के ठीक विपरीत पूजा पाठ और पोंगा पंथी में उनका जरा भी विश्वास नहीं था। वे अपना समय को पढ़ने लिखने और हल्के फुल्के मनोरंजन करने में बिताते थे। मैं तब बीए पास थी। पापा जी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्राइवेट एमए की परीक्षा दूं। घर में इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ। सासू माँ ने भुनभुनाते हुए कहा, क्या करेगी पढ़ाई करके, आखिरकार घर ही तो संभालना है। मेरे पति ने भी टोका था मुझे, कुसुम तुम ग्रेजुएट हो, ये काफी है मेरे लिए, बेकार झंझट क्यों पाल रही हो। मगर पापा जी मुझे पढ़ाकर आगे बढ़ाने को दृढ़ संकल्प थे। वे मानते थे कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उनके प्रयत्न से मैंने एमए पास कर लिया। इस बीच मैंने बेबी कंसीव कर लिया था। घर में खुशियाँ उमड़ पड़ी, सब खुश थे। उन दिनों सास भी मेरी खास देखभाल करने लगी थी। मगर ऐन वक्त पर मेरा छोटा एक्सीडेंट हुआ और मेरा मिसकैरेज हो गया। इस घटना के बाद कुणाल मुझसे कटे कटे से रहने लगे थे। मेरी सास ने भी मुझे ही दोषी ठहराया, मगर पापा जी ने मुझे उस वक्त संभाला। बेटा, इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, इसकी वजह से स्वयं को टूटने नहीं देना चाहिए। रास्ते फिर निकलेंगे। वक्त जैसे भी परिस्थितियां सामने लाता है, उसी के हिसाब से सब मैनेज करने होता है। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस, बाकी चीजें स्वयं ही सुधर जाएंगी। मुझे पापा जी के शब्दों से ताकत मिली। उस वक्त पापा जी को मेरे प्रति असीम स्नेह की एक वजह यह भी थी कि उनकी कोई बहन नहीं थी। वे 4 भाई थे, उनकी कोई बेटी भी नहीं हुई। 3 बेटे ही थे। शायद यही वजह थी कि वे मुझसे में अपनी बेटी को देखते थे। एक और वजह यह भी थी कि कुछ समय पहले जब वे बीमार पड़े थे तो मैंने जी जान से उनकी देखभाल की थी। तब से वे मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब उन्होंने मुझे पीएचडी करने की सलाह दी थी तो मैं सोच में पड़ गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे मेरी हर संभव सहायता करेंगे। वे स्वयं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर होकर रिटायर हुए थे। मैंने फॉर्म भर दिया। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। देवर को बेंगलुरु में नौकरी मिल गई, वह वहां चला गया। सासू माँ अपने
कीर्तन मंडली के साथ और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी, जबकि मेरा ज़्यादा समय पापा जी के साथ ही बीतता। इधर मेरा रूटीन चेंज होने लगा था। सुबह सुबह मैं पापा जी के साथ जॉगिंग के लिए जाती, दिन में उनकी मदद से अपना प्रोजेक्ट का काम करती और शाम को हम कभी बैडमिंटन, कभी चेस तो कभी ताश खेलते थे। हम दोनों का ही प्रिय खेल शतरंज था। प्री पे ग्रीन टी, प्री भोजन कढ़ी चावल, प्री टाइम पास किताबें, प्री म्यूजिक गायक मुकेश के गाने थे। कुछ वे मॉडर्न सोच वाले थे और मैं भी कुछ ओल्ड इज गोल्ड में विश्वास रखने वाली। इसलिए ही हमारी खूब बन रही थी। सासू माँ भले ही हर मामले में पारंपरिक सोच रखती थी, पर पर्दा प्रथा पर एतबार नहीं था उनको। मुझे घर में किसी भी पर्दा भी नहीं करवाया जाता था। कभी कभी जींस पहन लेने पर भी किसी को आपत्ति नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मुझे कभी कभी लगता कि सासू माँ और कुणाल के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। मैं दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही थी। इस बात को लेकर वे दोनों उखड़े उखड़े रहते थे। सासू माँ अक्सर मुझे इसके लिए बातें भी सुनाती। उनकी जिद पर मेरी मेडिकल जांच हुई। रिपोर्ट आई तो मेरी जिंदगी में हलचल मच गया। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस खबर ने सबको गम के सागर में डुबो दिया। मैं स्वयं भी अंदर से टूट रही थी। ऐसे में मुझे संभालने के बजाय उल्टा कुणाल मेरा बात बेबात पर अपमान करने लगे। पापा जी इस बात पर कुणाल से नाराज रहने लगे, पर सासू माँ कुणाल का ही पक्ष लेती थी। इस बीच कुणाल ने यह खबर देकर सभी को अचंभित कर दिया कि उसे कंपनी की तरफ से 2 सालों के लिए बेंगलुरु भेजा जा रहा है। मैं कुछ भी कहती इससे पहले ही वह फैसला सुनाता हुआ बोला कि कुसुम, तुम मेरे साथ नहीं चल रही, मैं अकेला ही जाऊंगा वहाँ। तुम मम्मी पापा की देखभाल करो। मैं चुप रह गई। वैसे भी अब मुझे कुणाल के दिल में अपने लिए खास जगह नहीं दिखाई देती थी। कुणाल चला गया। मैं भी अपनी पीएचडी पूरी करने में व्यस्त हो गई थी। महीनों बीत गए। कुणाल का फोन कर कहे बगहे ही आता और बहुत ही संक्षेप में हाल समाचार पूछकर रख देता। मैं फोन करती तो कहता कि अभी व्यस्त हूँ या रास्ते में हूँ वगैरह। एक दिन मेरी बेंगलुरु की एक सहेली ने फोन किया और बताया कि कुणाल आजकल एक लड़की के साथ बहुत घूम रहा है। पापा जी ने सुना तो तुरंत फोन उठाकर उससे डांट लगाई और कुणाल और भी भड़क गए थे। तब उधर सासू माँ भी बेटे का पक्ष लेकर भुनभुनाती रहीं। उस रात मैंने पहली बार देखा कि पापा जी रात भर जागते रहे। वह बार बार दरवाजा खोलकर आंगन में टहलने लगते या किचन में जाकर कभी कॉफी बनाते तो कभी पानी लेकर आ जाते। मैं खुद भी जागी हुई थी और मेरे कमरे तक की सारी आवाजें आती रहीं। सुबह उठकर उन्होंने जो फैसला सुनाया वह हस्तप्रत करने वाला था। पापा जी सासू माँ से कह रहे थे, आशा, मैं अपना घर या घर बहू के नाम पे कर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे बाद इस पर कुणाल का नहीं बल्कि बहू का अधिकार होगा। क्या कह रहे हो? वह हमारा बेटा है। सासू माँ ने बहुत प्रतिरोध किया, पर पापा जी अपनी बात पर अड़े रहे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उनसे ऐसा करने को मना किया, मगर पापा जी नहीं माने। वकील बुलाकर सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। मैं समझ रही थी कि पापा जी आने वाले तूफान से लड़ने के लिए मुझे मजबूत बना रहे हैं। सचमुच 2-3 माह बाद ही कुणाल ने मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। पहले तो मैं कुणाल के आगे रोई गिड़गिड़ाई, पर फिर पापा जी के कहने पर मैंने सहमति से तलाक दे दिया उसे। जल्द ही यह खबर आ गई कि कुणाल ने दूसरी शादी कर ली है। तब पापा जी ने कुणाल से सारे संबंध तोड़ लिए थे, जबकि मैं बाप बेटे को फिर से मिलाना चाहती थी। पापा जी इस बात के लिए कतई तैयार न थे। वे मुझे अपनी बेटी मानते थे। इस बात पर सासू माँ ने कई दिनों तक बखेड़े किए। वे बीमार भी रहने लगी थी। मैं समझ नहीं पाती कि क्या करूं। मेरे मायके में माँ, 2 बहनें और एक छोटा भाई है। घर वालों ने मुझे पापा जी के हिसाब से चलने की सलाह दी। उन्हें पापा जी का नजरिया बहुत पसंद था। वैसे भी तलाकशुदा बनकर वापस मायके में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। ऐसे में पापा जी की बात मानकर मैं इसी घर में रही। सासू माँ भी अब ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन तेज बुखार के कारण उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक देवर की भी शादी हो चुकी थी। वह बेंगलोर में ही सेटल हो चुका था। मैं और पापा जी बिल्कुल अकेले रह गए। मैंने पीएचडी पूरी कर ली और पापा जी की प्रेरणा से एक कॉलेज में लेक्चरर भी बन गई। इधर कुणाल से हमारा संपर्क न के बराबर था। कभी होली दीपावली पर वह फोन करता तो पापा जी औपचारिक बातें करके फोन रख देते थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। कुणाल पापा जी से इस बात पर नाराज था कि उन्होंने अपनी संपत्ति मेरे नाम पे कर दी थी और मेरी वजह से उससे नाता तोड़ दिया था।
उधर पापा जी कुणाल से इस वजह से नाराज थे कि उनकी बात ना मानते हुए कुणाल ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। एक दिन शाम के समय कुणाल का फोन आया। पापा जी ने फोन मुझे थमा दिया। कुणाल भड़क उठा और मुझे जली कटी सुनाने लगा। पापा जी ने फोन स्पीकर पर कर दिया था। हद तो तब हुई जब उत्तेजित कुणाल मेरे और पापा जी के संबंधों पर कीचड़ उछालने लगा। कुणाल कह रहा था, मैं समझ रहा हूँ पापा जी ने मुझे घर से बेदखल कर तुम्हें क्यों रखा हुआ है। तुम दोनों के बीच आखिर क्या चक्कर चल रहा है, इन सब की खबर है मुझे। ससुर के साथ ऐसा रिश्ता रखते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें। वह अपना आपा खो चुका था उस वक्त। पापा जी के कानों में उनकी ये सारी बातें पहुंच रही थी। उन्होंने मोबाइल बंद करते हुए उसे उठाकर फेंक दिया और मोबाइल टूट गया। मैं भी इस अप्रत्याशित इल्जाम से सदमे में थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा जी ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा जमाना जो कहे, जितना भी कीचड़ उछाले, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और अंतिम समय तक एक बाप का दायित्व जरूर निभाऊंगा। अगले ही दिन से उन्होंने मुझे वास्तव में दत्तक पुत्री बनाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। इस रिश्ते को कानूनी मान्यता मिलने के बाद उन्होंने तुरंत फाइनल डॉक्यूमेंट की एक कॉपी कुणाल को भी भेज दी। अब मैं भी निश्चिंत होकर पूरे अधिकार के साथ अपने पिता के साथ रहने लगी। इधर घर का ऊपरी हिस्सा पापा जी ने पेइंग गेस्ट के तौर पर 4 लड़कियों को दे दिया। उन लड़कियों के साथ मेरा मन लगा रहता और मेरे पीछे वे लड़कियां पापा जी की सहायता भी करती। वक्त का चक्का अपनी गति से चलता रहा। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, पर शायद कुणाल की जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे। कुणाल की बीवी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब उसके 5 साल के बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में कुणाल को मेरी और पापा जी की याद आई। उसने मुझे फ़ोन किया, प्लीज़ कुसुम, तुम ही इस बिन माँ के बच्चे को संभाल सकती हो। मैं तो पूरे दिन बाहर रहता हूँ, रात में लौटने का भी कोई टाइम नहीं है। श्रुति के घर वालों में भी कोई ऐसा नहीं जो इसकी देखभाल करने को तैयार हो। अब मेरा बच्चा तुम्हारे आसरे ही है, इसे माँ का प्यार दे दो। तुम्हें पापा जी से भी बात करनी होगी। मैंने उसे ऊपरी तौर पर तो हाँ कह दिया था, पर अंदर से जानती थी पापा जी कभी तैयार नहीं होंगे। मेरे अंदर की औरत उस बच्चे को स्वीकारने को व्यग्र थी। सो मैंने पापा जी से इस संदर्भ में बात की। तब वे भड़क उठे, नहीं यह मुमकिन नहीं, उसे अपने किए की सजा पाने दो। मैं मानती हूँ पापा जी कि कुणाल ने हमारे साथ गलत किया है, उसने आपका दिल भी दुखाया है, पर पापा जी उस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर, उसे किस बात की सजा मिल रही है। पापा जी के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने बीवी की पलकों से आगे कहा, पापा जी मुझे जिंदगी ने बच्चा नहीं दिया है, पर क्या कुणाल के इस बच्चे को अस्वीकार करके मैं आने वाली खुशियों के दरवाजे पर ताला नहीं लगा रही हूँ। ठीक है बेटी, पापा जी का गंभीर स्वर उभरा, तुम उस बच्चे को रखना चाहती हो तो जरूर रख लो। अगर जिंदगी तेरी गोद में खुशियाँ डालना चाहती है तो मैं नहीं रोकूंगा। वैसे भी वह मेरा पोता ही है, उसका हक है इस घर पर। मगर यह हमेशा याद रखना, कुणाल ने मुझ पर और मेरे घर पर अपना हक सदा के लिए खो दिया है। जब मैंने यह बात कुणाल से कही तो वह खामोश हो गया। मैं समझ नहीं रह पा रही थी कि किसी भी बाप के लिए अपना बच्चा किसी और को सौंप देना कितना आसान नहीं होता। कुणाल ऐसे मोड़ पे था जहाँ वह अपना पिता तो खो ही चुका था, अब बच्चे को भी पूर्व पत्नी के हाथ में सौंपकर क्या वह बिल्कुल अकेला नहीं हो जाएगा। मैं कुणाल की मनोदशा समझ रही थी। 2-3 दिन बाद फोन कर कुणाल ने से पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी। उस दिन इतवार था और मैं घर पर ही थी और पापा जी के लिए दलिया बना रही थी। पापा जी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं चौंक पड़ी। सामने कुणाल खड़ा था अपने 5 साल के प्यारे से बच्चे के साथ। कुसुम, यह है मेरा बेटा नील, आज से मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम ही इसकी माँ हो और तुम ही इसका ख्याल रखना होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पापा जी से कहना कि कुणाल माफ़ी के लायक तो नहीं, फिर भी मांग रहा था। यह कहते हुए उसने अपने बेटे नील का हाथ मेरे हाथों में थमाया और तेजी से बाहर निकल गया। मैं नील को लेकर अंदर पहुंची तो पापा जी को सामने ही खड़ा पाया। वे भीगी पलकों से एकटक नील की तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर नील को अपने गले से लगा लिया। मैं तब सोच रही थी, काश कि पापा जी के इन आंसुओं के साथ कुणाल के प्रति उनकी नाराजगी भी धुल जाए और काश नील बाप बेटे के बीच सेतु का काम करे। काश
हमारी बिखरी हुई खुशियाँ फिर से मिल जाएं। काश। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।